नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10th क्लास की पॉलिटी कक्षा 10वीं अध्याय 2 का चैप्टर संघवाद। यह टारगेट एजुकेशन सेंटर की तरफ से चलाए जा रहे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए शॉर्ट नोट्स। आप जल्दी से जल्दी यह चैप्टर कंप्लीट कर सकेंगे इस नोट्स के द्वारा। अब हम देखेंगे कि अध्याय 2 संघवाद। संघवाद से अभिप्राय है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुपासिंग साधित इकाइयों और राज्यों के बीच बटी होती है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, यह आप देख सकते हैं कि यह मैप है जो हमें अलग अलग संघीय व्यवस्था के बारे में बताता है, जैसे अर्जेंटीना, मेक्सिको। संघीय राजनीतिक व्यवस्था जैसे जर्मनी में है, इथोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, भारत और रूस, कनाडा, इन देशों में अलग अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था पाई जाती है। संघवाद और संघीय शासन व व्यवस्था जिनमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुपासिंग इकाइयों के बीच में बट जाती है। संघीय व्यवस्था संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है और संघीय व्यवस्था या संघवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। संघ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र में संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार को अलग अलग किस्म का होता है। पहला तरीका है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। संघीय शासन व्यवस्था गठित दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन और फिर राष्ट्रीय स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत में संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संगठनात्मक रूप प्रदान किया। यह विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए। संविधान ने मौलिक के रूप में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था प्रावधान किया है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को दूसरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायत और नगरपालिका के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान लिखित और कठोर है और राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका अथवा सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई ताकि केंद्र और राज्य 2 या 2 से अधिक
राज्यों के बीच उठने वाले विवादों और आसानी से निपटा जा सके। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संघ सूची, प्रतिरक्षा, विदेशी बैंकिंग और संचार, मुद्रा। राज्य सूची में क्या क्या है? राज्य सूची में पुलिस है, व्यापार है, कृषि और सिंचाई है। संवृत्ति सूची में विवाह है, जो दोनों में आता है। संघ और राज्य संवृत्ति सूची दोनों में आता है। विवाह, गोद लेना, शिक्षा और वन। बाकी बचे कंप्यूटर सेक्टर। बाकी बचे सॉरी, यहाँ यह पॉइंट नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक हुई है, आप इसे काट देना। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना एक संविधान था पहले, अब नहीं है। यह आप देख सकते हैं कि भारत में पहले अलग अलग प्रांतीय थे। हैदराबाद, मध्य प्रांत, मैसूर, मद्रास, गुजरात, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर और अनेक। भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाने वाली है, तो ऐसे सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाने की संभव हो जाता है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। इससे महिला और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया गया है। अब हम देखेंगे एकात्मक स्वरूप। एकात्मक स्वरूप क्या है? राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। सरकार का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में ऐसे ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा सीधा नहीं चुना जाता, वरन उसे संसद और क्रांति विधान मंडलों के सदस्य, यहाँ प्रांतीय विधान मंडलों के सदस्य चुनते हैं। कार्यपालिका अथवा मंत्रिमंडल विधानमंडल अथवा संसद का ही एक भाग होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल सभी सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और यह पदाति प्रचलित होते हैं। भारत में पद्धति प्रचलित होते हैं। प्रधानमंत्री संसद में बहुमत दल का नेता होता है। इसलिए कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच संतुलन बना रहता है। सेंसर का सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। जो आप देखते हैं मूवी वगैरह, वह सेंसरशिप के द्वारा होता है, जो सरकार के नियंत्रण में होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो देता है तो त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री का अस्तित्व संसद में उसके बहुमत पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक सरकार। राष्ट्रपति ही नाम मात्र का वही वास्तविक अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक सरकार प्रधानमंत्री नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार एक ही स्वरूप विद्यमान है और वह है राष्ट्रपति या संघ सरकार। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अगर प्रत्यक्ष रूप से होता है तो वह संघ सरकार या राष्ट्रपति की सरकार बनती है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सीधे रूप से चुनाव होता है। कार्यपालिका विधानमंडलों का भाग
भाग नहीं होता। राष्ट्रपति और उसके सचिव विधानमंडल या कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसी ही पद्धति विद्यमान है। राष्ट्रपति और संसद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं। अतः जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति भी उसी दल का हो और कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो। संसद का राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति उसके 4 वर्षों की अवधि से पहले साधारणतः हटाया नहीं जा सकता। संघीय शासन प्रणाली के बीच सरकार की शक्तियों का विभाजन समस्त देशों की सरकार देश के बीच विभिन्न देशों की सरकारों के बीच विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में कानून तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। देश की सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यह देश के अन्य अंगों की सरकारों किसी प्रकार के नियंत्रण के बीच अपने अधिकारों का उपयोग करती है एवं इन अंगों की सरकारें भी स्वयं अपने स्थान पर अपनी शक्तियाँ का उपयोग केंद्रीय सरकार के बीच नियंत्रण के बिना ही करती है। केंद्र और राज्य सरकार की विधायिका अपनी अपनी समितियाँ और शक्तियों का प्रयोग करती है। दोनों में कोई ऐसी किसी के अधीन नहीं होती, बल्कि एक दूसरे समन्वयक होता है। संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो संघ सरकार 2 या 3 स्तरों वाली होती है। विभिन्न स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, परंतु अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। संविधान से इन विभिन्न स्तरों की सरकार अधिकार क्षेत्र का विवरण दिया जाता है ताकि किसी आपसी संघर्ष की कोई संभावना ना रहे। आगे हम देखेंगे कि एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था क्या होती है, जो केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, जैसे कि संघवाद का क्या अर्थ है। संघवाद का क्या अर्थ है? ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों और राज्य सरकारों के बीच बटी होती है, उसे संघवाद कहते हैं। दूसरा वाला अधिकार क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कि किसी क्षेत्र पर हमारा कानून होना, जिसमें क्षेत्र भौगोलिक सीमा और या किसी एक विषय के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा, हमारे देश में कानून बनाने से संबंधित कितनी सूचियां हैं? हमारे देश कानून बनाने से संबंधित 3 सूचियां हैं। चौथा, विकेंद्रीकरण का अर्थ है। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है केंद्र की सत्ता शक्तियां लेकर निचली प्रशासन की इकाइयों को देना। 5वां देखेंगे, शासन के संघीय तथा एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसके उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप निम्नलिखित रूप से अंतर है।
यह आपको PDF में मिल जाएंगे। इसके जो बचे हुए आंसर है वह PDF में दे दिए जाएंगे। अगर आपको यह शॉर्ट नोट्स का PDF चाहिए तो आप इस चैनल के नीचे लिंक में जाकर टेलीग्राम सर्च करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे ही वीडियो आने के लिए या ऐसी ही तैयारी को जारी रखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवा लें, ताकि इससे आने वाले कंटेंट और भी बेहतरीन तरीके से लाया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।